राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन संजय श्राफ जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और लंबे वक्त के बाद हो रहे हैं। अगर देखा जाए इंतजार जो है वो तकरीबन 5 साल का करना पड़ा, क्योंकि 14 में हुए थे, 19 में ड्यू थे, 19 में नहीं हुए, तो उस हिसाब से 5 साल का है। मगर 10 साल के बाद असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। किस तरीके से इनकी पार्टी जो है वो मैदान में उतर रही है, क्या तैयारियां हैं, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कौन से इश्यूज हैं, और जो नेशनल इश्यूज हैं क्या वो यहाँ की पॉलिटिक्स पर, यहाँ की आवाम पर, जनता पर असरअंदाज होंगी, उस पर भी बात करेंगे। और भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? थैंक यू। ये बताइए साहब कि जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है उसके नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं आप, उसके स्पोक्स पर्सन भी हैं, जिम्मेदारी है, मगर अब सूबे के इंतखाबात आ गए हैं, यहाँ के इलेक्शन हैं। किस तरीके से आपकी पार्टी तैयार है और आप खुद तैयार हैं इन इंतखाबात के लिए? एब्सोल्युटली, इसमें हमारी पार्टी नहीं, हर एक तैयार है। कश्मीर के 1 करोड़ लोग तैयार हैं। पिछले 10 साल से दे हैव बीन वेटिंग। हमारे यहाँ पर 5 साल का नहीं 6 साल का टर्म होता था जी पहले। जी। जैसे 14 में हो गया, फिर 20 में होना था। अब यूटी बन गया तो नेशनली 5-5 साल 5 साल का हो गया। एब्सोल्युटली करेक्ट। 5-5 साल का हो गया। आई थिंक एवरीबॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। 140 करोड़ लोग डेमोक्रेटिक सेटअप पर भरोसा करते हैं, देश की कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा करते हैं। तो देश के हिसाब से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं हर एक इंडिविजुअल को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हमारा एक जो वोट है वो पूरी चेंजेस कर लेता है, तो उस हिसाब से आई थिंक एवरीबॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जी। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जाहिर तौर पर वो आपका एक ऐसा चेहरा है जो लोगों के बीच जाते हैं और हर मुद्दे पर बात करते हैं, उनके सुख दुख में हर वक्त खड़े रहते हैं। और रामविलास पासवान जी जब थे उनके साथ भी आप बहुत ही मतलब क्लोजली काम करते थे और यहाँ लाए भी, कई सारी स्कीम्स लेकर के आए हैं। अब लोगों को किस तरीके से जो है आप बता रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो लोग भूल भी जाते हैं, उनको किस तरीके से याद दिला रहे हैं। और ये इंतखाबात बहुत ही अहम है हर एक पार्टी के लिए, तो जाहिर तौर पर एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक पार्टी के एक जिम्मेदार हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहले अगर हम हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास जी की बात करें, रामविलास जी का बहुत बड़ा एहसान है कश्मीर के लोगों के ऊपर। आज डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब कह रहे हैं हम कश्मीरियों को 1 लाख रोजगार देंगे। हमारे स्वर्गवासी नेता पासवान जी के माध्यम से 1,08,000 लोगों को 96 में जो रेलवे लेकर आए, उस रेलवे के माध्यम से आज तक अगर आप इसमें रिसर्च कर लीजिए थोड़ा बहुत, यू विल सी 1,08,000 लोग, कुछ 100 लोगों को रोजगार मिला है। तो मैं आज आपके माध्यम से फारूक साहब को ये कहना चाहता हूँ, एक साइड में आपके बेटे बोलते हैं उमर साहब कि कल को जो सीएम बनेगा उसको पीएसओ लेने के लिए एलजी साहब के पास जाना पड़ेगा, तो 1 लाख रोजगार कहाँ से दोगे भाई? तो ये सब चीजें जो कंपैरेटिवली में हम लोग जब देखते हैं, तो हम लोगों ने अपने तरीके से और अपनी पार्टी के माध्यम से यहाँ बहुत काम किया, जबकि हमारे काउंसलर्स बने, पंचेस सरपंचेस भी बने, एमएलए नहीं बना कोई, क्योंकि इलेक्शन पहले 10 साल हुआ नहीं। उससे पहले जब इलेक्शन हमने 2002 में 2008 में लड़ा, अच्छा परसेंटेज आता था, लेकिन सीट नहीं निकलती थी, क्योंकि यहाँ वही 1000, 1500, 2000, 4000 से ऊपर वोट आते नहीं थे। तो नेचुरली जब इतना कम आता है तो वो पर्टिकुलर कैडर ही निकलता था उस टाइप के माहौल में। बट अब जो एक्सपेक्टेड है 50%, 60%, कहीं कहीं पर मेरे को लगता है 65% भी टच करेगा, और बहुत अच्छी खूबसूरती है वो पूरे देश के लिए। जब जम्मू कश्मीर में 60-65% पड़ता है, तो पूरा देश का हर एक साथी इस चीज को बड़ी खूबी से देखता है, क्योंकि उनको नजर रहती है कि अगर कश्मीर में इतनी खूबसूरती वोट के माध्यम से मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली जो ये खूबसूरत जगह है, हम भी कल को अपने बच्चों के साथ जाएंगे। और उसमें भी मैं और एक बात फिर से टच कर रहा हूँ कि जो पासवान साहब की दी रेल है, होपफुली वो 1-2 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। पहले 1-1.5 लाख टूरिस्ट आता था, हर एक टूरिस्ट एफोर्ड नहीं कर सकता है बाई ईयर आना। 12,000, 10,000, 8,000 पीक पर टिकट आ जाती है। आज जब वही टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से कल को आ जाएगा, विद इन मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ आ जाएगी, आप खुद समझिए 3 करोड़ टूरिस्ट मेरे यहाँ पर आए, 25-30 हजार अगर वो खर्चा करता है, तो मेरे यहाँ 90,000 करोड़ विद इन नो टाइम आ जाएगा। क्योंकि 2 टाइप के फंड होते हैं। एक फंड होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से आता है, ऑनरेबल पीएम आते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आते हैं, या ऑनरेबल कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर आता है, चलो जी 5,000 करोड़ पावर प्रोजेक्ट को दे दिया। वो पावर प्रोजेक्ट में पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल जो रिलेटेड पावर प्रोजेक्ट के होंगे, कुछ कंट्रैक्टर्स, कुछ लेबर्स, कुछ पर्टिकुलर 100-200 लोगों को बेनिफिट मिलता है।
लेकिन जो ये फंड टूरिज्म के माध्यम से आता है, ये हर जगह हर घर में पहुंचता है। रेड़े वाले के पास पहुंचता है, साइकिल वाले के पास पहुंचता है, फ्रूट वाले के पास, सब्जी वाले के पास, होटल में आ जाता है, डल वाले के पास जाता है। तो ये पैसा जब रोटेट होता है तो ये 90,000 करोड़ हर कश्मीर के घर में रोटेट होगा, तो ऑटोमेटिकली कश्मीर की इकोनॉमी बढ़ेगी, कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, कश्मीर का यूथ नौजवान उसको रोजगार मिलेगा, और आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प कश्मीर एंड कश्मीरी यूथ्स। बिल्कुल। यहाँ पे मतलब अगर देखा जाए तो जो प्राकृतिक संपदा है या जो ये सब चीजें हैं उसकी कमी नहीं है, मगर फिर भी डेवलपमेंट नहीं आया। देखिए हुकूमत तो अभी 5-6 साल से नहीं है, उससे पहले तो हुकूमत ही थी, जमहूरी सिस्टम था, सब कुछ था, इंतखाबात होते थे, सरकार चुनी जाती थी, मगर वो डेवलपमेंट दिखता नहीं है कहीं। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो दिखता है ना सड़क पर कि सड़क है कि नहीं है, अच्छे स्कूल है कि नहीं है, हॉस्पिटल है कि नहीं है, पानी पीने का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइट पूरी आ रही कि नहीं आ रही है, या तमाम तरह की और मतलब फैसिलिटीज हैं, ट्रांसपोर्ट है और तमाम है, वो नहीं दिखा। उसकी वजह क्या लगती है आपको, कश्मीर क्यों पीछे रह गया? जबकि यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। इसे मतलब हिंदुस्तान का ये सर भी है, एक तरीके से ताज भी है, सर का ताज भी है, और खूबसूरत भी है, जन्नत बताया गया है इसको, धरती का स्वर्ग। देखिए पानी की कहीं हमारे यहाँ कमी है नहीं। बिल्कुल। जैसे अनंतनाग अगर आप जाएंगे, वहाँ अनंतनाग, वहाँ इतने कुंड है कि नाग ही नाग है, उसके बावजूद कश्मीर में कश्मीरी लोगों को पानी नहीं घर में मिलता था। मैं इसमें ये कह सकता हूँ, होल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर फारूक फैमिली, मुफ्ती साहब फैमिली, जो ये सब लोगों ने 70 साल रूल किया। पहले 5 साल से चलिए प्रेजेंट डिस्पेंसेशन काम कर रही है, 60-65 साल से तो वो काम कर रहे हैं, वो इसका जवाब तो दे दे। इन लोगों ने कश्मीरी को 370-35 में घुमाया, इन लोगों ने कुएं का मेंढक बनाया कश्मीरी को। जब भी तुम कश्मीर से बाहर निकलोगे, चील आके तुम्हें खा जाएगा। जब यही कश्मीर पासवान साहब का जो एक विजन था, कश्मीरी को ट्रेन में बिठाएंगे, जब वो ट्रेन में बैठ के दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, बिहार, यूपी देखेगा, वो बोलेगा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, मैं किससे लड़ रहा हूँ, मेरे को इसके साथ बिजनेस करना चाहिए, तिजारत करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार की बात करना चाहिए, और अपने यहाँ पर आना जाना चाहिए, जिससे हमारी इंटरेक्शन पूरे देश के। मेरा मुल्क कितना बड़ा है, मैं इस मुल्क में अपने लिए समंदर में उतरने के लिए मेरे पास, मैं समंदर में जाकर स्विमिंग करूंगा। लेकिन हमारे जो लीडर्स थे उनको डर था, और अभी भी उनको डर है जी। आज भी जो डर है उनको, वो यही डर है उनको जी कि अगर यहाँ पर 40-45-50% वोटिंग हो गई, आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दिखेगा नहीं, न पीडीपी दिखेगा। वो हमें रिसेंटली दिखा, उमर साहब को धक्का दे के निकाला नॉर्थ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, महबूबा जी को धक्का दे के निकाला। प्रेसिडेंट्स है ना पार्टी के, पॉलिटिकली जो मेरे को पॉलिटिकल नॉलेज है, अगर प्रेसिडेंट हारता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट को हक नहीं बनता है किसी के ऊपर उंगली उठाने का। तो जब प्रेसिडेंट दोनों पार्टियों के हार गई है, कैसे कह सकते हैं कश्मीर के लोग हमें वोट डाल रहे हैं? तो हमें इस माइंडसेट को समझना चाहिए पॉलिटिकली, कि जब यहाँ 1000, 1500, 2000, समझिए 4%, 8%, 10, 12% वोट पड़ते हैं, तब इनकी जीत होती है, क्योंकि इनके टोटल काउंटेड लोग हैं हर एरिया में। नो डाउट कैडर था इनके पास, कैडर 1947 में जब शेख साहब ने स्टार्ट किया तब कैडर था, लेकिन जब इनके परिवार के बाहर निकले नहीं, और जो कुछ बचा कुचा था, राजीव फारूक अकॉर्ड के टाइम मफ को इन्होंने जिस तरीके से रोंदा, लात मारी, जब उस वक्त कश्मीरियों ने माफ नहीं किया राजीव फारूक अकॉर्ड को, आज कैसे माफ करेंगे? आज उमर राहुल अकॉर्ड करेगा, कैसे माफ करेंगे इस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकॉर्ड को, और कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ये गलत फहमी में दोनों पार्टियां। तो अच्छा, अगर ये नहीं जीतेंगे दोनों पार्टियां, दो पार्टियां, उसमें एक बड़ी पार्टी स्टेट के हिसाब से, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है, एनसी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी कांग्रेस हो गई। ये दो पार्टी आप करें हार रही हैं, फिर महबूबा मुफ्ती की पार्टी बची, तो उसके हिसाब उनको भी आपको लगता है कि वो नहीं करेंगे, तो फिर पार्टी कौन मतलब जीत कौन रहा है? देखिए ऑनेस्टली इस बार का जो इलेक्शन होगा, जो इनोसेंट फेसेस है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसने एज काउंसलर काम किया है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अगर वो बच्चे, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर उतना काम किया है कि जितना काम वहाँ का एमएलए 50 साल नहीं कर पाया, उतना एक काउंसलर ने आज पिछले 4 साल में काम किया। जो कहीं पर टाइलें लगी है, जो कहीं पर छोटा मोटा काम हुआ है, जो उसकी कैपेसिटी थी, वो सब काम उन लोगों ने किया। एमएलए को कोई फिक्र ही नहीं है, ही इज नॉट बॉदर्ड, ही आर शी, दे हैव नेवर बॉदर्ड फॉर द पीपल ऑफ दैट प्लेस।
उनको लगा वोट डाला, वही 2000 वोट आ गए, 2000 वोट में मैं जीत गई हूँ। 2 मोलों को मेरे को देखना है, 2 मोलों को जब मैंने देख लिया तो मेरे को क्या लेना देना है बाकी 60,000 लोगों के साथ, 80,000 लोगों के साथ, 80,000 वोट के साथ। तो ये जो माइंड सेट है, आई एम टेलिंग यू, दिस इज माई एक्सपीरियंस, मे बी कुछ भी हो सकता है। ये बताइए कि कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो एक तरह से गठबंधन हो गया और वो पहले से चला था, मगर उन्होंने उसको जारी रखा है, पीडीपी उसका हिस्सा नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपकी पार्टी है वो शायद 15 से 20 सीटों पर लड़ेगी, है ना? 15 सीटों पर अभी तक जी, लड़ रही है, जी, एक हाँ। दो 3 सीटें हम और करेंगे तो 15 से 20 सीटों के करीब जो है आप लोग कर रहे हैं, मतलब 16-17 हो सकती है, 18 सीटें हो सकती हैं। तो बाकी जो सीटें हैं क्या उन पर आप मतलब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको आप सपोर्ट करोगे या दूसरी पार्टियों को करोगे, या फिर जो छोटी छोटी पार्टियां और थी, क्या आप सारी पार्टियां मिलकर के नहीं मतलब मैदान में उतर सकते थे? ये लोगों के जहन में ये भी सवाल आता है, क्या गठबंधन आप लोगों को नहीं करना चाहिए था? नहीं, देखिए लाइक माइंडेड पार्टीज। देखिए गठबंधन की बात नहीं है, एक्चुअली इलेक्शन को इतना कम टाइम मिला, हम सब लोग इलेक्शन का वेट कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन को इतना कम टाइम मिला कि कोई सोच ही नहीं पाया कि मैं गठबंधन करूं या फॉर्म भरूं। लेकिन एक बात तो है साहब, जब आम इंतखाबात हो रहे थे तो अमित शाह तो बार बार कह रहे थे कि हम सितंबर तक करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी एक तरीके से गाइडलाइन थी ये चुनाव आयोग को। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। वो एक पार्टी के लिए, सपोज मेरी अपनी पार्टी है तो मैं अपनी पार्टी के कैडर को बोल रहा था तैयारी करो तैयारी करो, लेकिन वो गठबंधन के रिलेटेड आपस में टाई अप नहीं हो पाया किसी भी पार्टी का। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, पॉलिटिकल पार्टीज जब बैठती है, जब इलेक्शन का मैनिफेस्टो तो बहुत बाद में हम निकालते हैं, लेकिन जब नोटिफिकेशन निकलती है, नोटिफिकेशन के बाद में भी हम लोग अब इतना इलेक्शन देश में कराए हैं, किए हैं, साथ में 25, 24, 27 साल का तजुर्बा है नेशनल लेवल पर। तो आप देखिए जब भी हम इलेक्शन करते हैं तो पहले ही नोटिफिकेशन के बाद में मिनिमम गैप होती है 1 महीने की, उसके बाद में होता है कि फॉर्म आपको इस दिन भरना है, उसके यहाँ तो टोटल 1 महीने में ही इलेक्शन भी है और रिजल्ट भी है। अच्छी बात है, हम लोग उसमें ये नहीं आर्ग्यू कर रहे हैं, क्यों नहीं, हम तो वेट कर रहे हैं भाई, बेगर्स कार्ड भी चूजर्स, हम तो कहें चलो आज भी हो गया तो लेट अस एक्सेप्ट इट एंड लेट अस बी पार्ट ऑफ दैट। बट खाली एक चीज है कि जो आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं गठबंधन क्यों नहीं, कहाँ से गठबंधन हो जाता? कांग्रेस और एनसी का इसलिए गठबंधन हो गया, वो कंटिन्यूटी में चल रहा था, 86 में बर्बाद कर दिया कश्मीर को, हर एक कश्मीरी के हाथ में गन और पत्थर दे दिया। यहाँ तो कोई भी बच्चा ना गन लेकर पैदा हुआ था ना पत्थर लेकर पैदा हुआ, ये सब फारूक साहब की मेहरबानी है, राजीव गांधी की मेहरबानी है। अब आ रहे हैं उनके पोते बच्चे, वो फिर वही हाल करेंगे। ऑलरेडी उमर साहब के टाइम में जब ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट 129 बच्चों का कत्ल हुआ। मैंने तो हर चैनल में बोला है, हर बार बोलता हूँ, उमर साहब को क्या आप माफी तो मांगो कश्मीर के बच्चों से, मैंने भाई 129 बच्चों का कत्ल किया। बिकॉज अगर उस वक्त में पैलेट गन से डायरेक्ट शॉट से अगर बच्चा मारा गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द फादर ऑफ द स्टेट। फादर ऑफ द स्टेट वाज उमर अब्दुल्ला। सेम वे में जब महबूबा थी उसके टाइम में 124 बच्चे मारे गए, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू देम, शी वाज दैट टाइम चीफ मिनिस्टर। तो ये सब चीजें जो है 124 और 129, आज भी तुफेल मटूक की माँ वहां से चला चला कर कह रही है कि मेरे बच्चे के कातिल को आज भी तुम लोग सजा नहीं दे रहे हो। वो कह रहा है मैं गद्दी पर जाकर हूँ बैठने। व्हाई ही वाज थ्रोन आउट बाय नॉर्थ कश्मीर, खाली फॉर दीज पर्पसेस, क्योंकि ये एरोगेंट है। ये अपने उस कत्ले गारत जो इन्होंने किया उसके लिए माफी तक नहीं मांग रहे, ना महबूबा मांग रहे, ना उमर अब्दुल्ला मांग रहा है, तो कैसे करेगी उसको कश्मीर की आवाम एक्सेप्ट? तो इसलिए सर ये उतना आसान नहीं है जितना इनको लगता है। कश्मीर का अवाम जो है बहुत इंटेलेक्चुअल है और बहुत जीनियस है, हर एंगल में उनको सब कुछ पता है, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए। तस्वीर क्या बदलने वाली है? मतलब चूंकि पहले तो 4 तारीख को रिजल्ट आने वाले थे, 4 अक्टूबर को, लेकिन अब जो है 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। वो 4 दिन वेट कराया। हाँ, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा आपको। क्या कुछ तस्वीर जो है आपके जहन में उभरती होगी अभी से? हालांकि इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट द रिजल्ट्स, लेकिन फिर भी कुछ तो आता होगा ना भाई, मतलब जहन में कि ये एक तस्वीर है जो देखने को मिल सकती है। देखिए हम तो एक चीज एक्सपेक्ट करेंगे कि जो पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, चाहे ये लोग प्रधानमंत्री जी को क्या बोले, प्रधानमंत्री पूरे 140 करोड़ लोगों का है, सही, होम मिनिस्टर साहब 140 करोड़ लोगों के हैं, एलजी साहब हम 1 करोड़ के। हाँ, तो जो भी डिस्पेंसेशन ने काम किया इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई पार्टी मेरे को ये कहकर बोले मेरी पार्टी ने किया, पार्टी ने नहीं किया, ये देश के प्रधानमंत्री ने किया, देश के होम मिनिस्टर ने किया। और उसके ऊपर कश्मीर के मेजॉरिटी कम्युनिटी जो लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे मेजॉरिटी माइनॉरिटी जो भी रहते हैं, हम लोगों का समर्थन टुवर्ड्स पीस प्रोसेस, उसको कंटिन्यू करने का, उसको एक्सेप्ट करने का, उसको आगे लेके चलने का, वी आर पार्ट ऑफ पीस। तो उन सब लोगों को ये क्रेडिट जाता है
तो इसमें कोई पार्टी बोलेगी मेरी पार्टी ने किया, ठीक है भाई, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हूसोएवर इज देयर, इफ ही हैज डन गुड वी विल ऑलवेज से दे हैव डन गुड। बट इन लोगों के ऊपर मेरे को अभी भी कोई भरोसा है नहीं ऑनेस्टली। हम लोग, आई एम पर्सनली वेरी मच सिक्योर्ड कि क्या इसके बाद ये हालात कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल डायमेंशन इसको देखते हैं। लेकिन हुकूमत भी बन जाएगी, मगर पावर्स तो जो है वो सब कुछ आपको भी पता है आपके सामने कि एलजी की पावर्स बढ़ा दी गई, स्टेटहुड सूबे के पास है नहीं, और हुकूमत जो है बस खाली वो नाम की हुकूमत होगी। आपको लगता है कि वैसा ही कुछ होगा, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव कुछ अब नहीं होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा पावर नहीं होगी, तो इनके पास डिसीजन लेने की या कोई काम करने की भी वो पहले की तरह पावर्स नहीं होंगी, तो फिर होगा क्या? तो ये सवाल आपने उमर साहब से पूछना चाहिए जो कह रहे हैं, या डॉक्टर फारूक साहब से जो कह रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे, हम ग्रेटर ऑटोनॉमी लाएंगे, हम 370-35 से लाएंगे। अरे भाई उमर भाई 370 लाओ ना, मैं भी वेट कर रहा हूँ। मेरे को बताओ जब आप लेके आओगे, मैं तो बानीहाल टनल पर ही आपका स्वागत करूंगा अपने पूरे टीम के साथ, और उसके बाद अपनी पार्टी को भी मर्ज करूंगा तेरे साथ। लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो? 370 के लिए आपको 263 MP चाहिए लोअर हाउस में, उसको अपर हाउस में लेने के लिए, अपर हाउस में पास करने के लिए आपको मेजॉरिटी राज्यसभा की चाहिए, जो आपके पास है नहीं, एक भी नहीं है राज्यसभा स्टेट का। उसके बाद में आपको हिज हाईनेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ठप्पा चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ठप्पा हो गया तो उसके बाद आपको ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का चाहिए। जब वो सब ठप्पे होंगे तब तक 50 साल हो जाएंगे, हमारी पता नहीं मिट्टी होगी या नहीं होगी। क्या बात करें, क्यों झूठ बोल रहे हैं लोगों को? आज लोगों को रोजगार चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, लोगों को एक सिक्योरिटी चाहिए, जो इनसिक्योरिटी कहीं पर कहीं किसी चीज़ों से हो, इनके कहने पे हुए। ये जो हवा फैला रहे हैं हर जगह कश्मीर में, लोग नेशनल को डाल रहे हैं। अरे काहे को डालेंगे? आप बताइए ना, आपका विजन डॉक्यूमेंट क्या है? अगर विजन डॉक्यूमेंट आपका 370-35 है तो कोई कश्मीरी आपको वोट नहीं डालेगा, क्योंकि वो जानते हैं हकीकत क्या है। सबको पता है। अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, आपके पास छोटा जो मोबाइल है हाथ में, ये यूनिवर्स आपके हाथ में है। सही। ये यूनिवर्स आपको पूरा बताता है। गूगल खोल के आप देखते हो 370 मेरे पास कैसे वापस आएगा, तो वहां देखते हो यार मेरे को 263 MP चाहिए, इनके पास तो टोटल मात्र 2 MP है, और 2 MP को पार्लियामेंट में जब बोलने का टाइम मिलता है तो एक को मिलता है 2.5 मिनट, दूसरे को मिलता है 1.25 मिनट। 1.25 मिनट और 2.5 मिनट नंबर 1। नंबर 2 चीज, अगर इनके MPs में इतनी कैपेसिटी है, उन्होंने टेबल बिल करनी चाहिए थी। डॉक्टर फारूक साहब तो MP थे, 3 MP थे, 2 राज्यसभा थे उस वक्त PDP के, इनके 3 थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। क्या इन्होंने टेबल बिल की? 0 और में तो टेबल बिल कर सकते थे 370-35 पर। ये सब नौटंकी मजाक लोगों के साथ नहीं चलेगा। मेहरबानी करके, बड़ी मुश्किल से लोग तैयार हुए हैं इलेक्शन के लिए, फिर से ऐसा मत हाल करिए कि लोग वापस उसी हालात में आ जाए कि भाई अब इलेक्शन ना हो, जो चल रहा है गवर्नर हो नहीं अच्छा। आप कह रहे हैं कि भाई झूठ की बुनियाद पर जो है आप लोगों के अंदर, मतलब झूठ मत बोलिए, झूठ की बुनियाद पर चुनाव जीतने की जो है वो कोशिश मत कीजिए। अच्छा, बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे आपने भी कहा कि बेरोजगारी का मसला है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी का एक तरीके से उसका हिस्सा है ना। और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मतलब है यहाँ पे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स का भी एक बड़ा मुद्दा है, और उसको लेकर के दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर भी आवाज़ उठती है, यहाँ पर भी लोग कहते रहते हैं। आपने भी अभी कुछ देर पहले जिक्र किया कि इस तरीके से ज़्यादतियाँ तो हुई हैं और अलग अलग हुकूमतों में हुई हैं। आज के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हर एक को है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश में लीगल फॉर्मेशन है, कोर्ट्स है, हमारे पास ऑनरेबल जजेस हैं। ऑफ कोर्स वी आर विद दैट कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर का अपना टाइम कंप्लीट हुआ है, अगर उसका कोई हीनियस कोई क्राइम नहीं है, अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, तो उस बेचारे को बेल आउट कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर कोई हीनियस क्राइम है, इफ इट इज एन थ्रेट टू द पीस फुल एटमॉस्फेयर, तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? उसमें तो यू नो एवरीथिंग, देयर आर प्रॉपर सिक्योरिटी एजेंसीज ऑलरेडी, एक सेंसिबल्स, एक प्रॉपरली आपको पता है एक बॉर्डर बेस्ड स्टेट है, तो इट हैज सो मेनी सच टाइप ऑफ इश्यूज व्हिच नीड्स टू बी चेक्ड प्रॉपरली एज पर द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। बट पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करने में हमारा कोई उसमें ना कोई अपोजिशन है ना कुछ है, वी आर इन फेवर ऑफ दैट, बट देयर शुड बी नो हीनियस क्राइम। कोई अब आप किसी एक्स मिलिटेंट के बारे में बात करेंगे,
अगर उसने अपना टर्म 10 साल 12 साल 15 साल पूरा किया है तो आई डोंट फील कि उसमें कोई गलत बात है कि उसको रिलीज़ करने में कोई दिक्कत है। 12 साल अगर उसने दिए हैं, उसका उतना वो सज़ा है, तो आई डोंट फील कि उसको रिलीज़ करने में, मेरे को नहीं लगता कि उसमें हमारा जो गवर्नमेंट है सेंटर में जो बैठी है कि उसमें वो रीजन उनको कोई लेना देना नहीं है। ये कोर्ट हैज़ टू डिसाइड। पॉलिटिकल प्रिजनर की ये लोग अब गलत तरीके से मैसेज दे रहे हैं लोगों के बीच में कि अगर पॉलिटिकल प्रिजनर है, भाई पॉलिटिकल प्रिजनर को डाला किसने जेल में? फारूक अब्दुल्ला ने डाला, उमर अब्दुल्ला ने डाला, महबूबा ने डाला। वो पॉलिटिकल प्रिजनर पिछले 20-20 साल से अगर जेल में है, ये तो खाली 4 साल यहाँ पर है, वो तो आप लोगों ने जेलों में डाला। आपने ही जेल में डाला और आप ही बढ़ाते हो कि बोल रहे हो भाई पॉलिटिकल प्रिजनर है। वो आपकी देन है पूरे कश्मीर के लोगों को। आपने उनको जेलों में डाला है, आपने पीएसए लाया, आपने अफसा लाया। जो पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट था, ये एक टाइम में टिम्बर मर्चेंट के लिए लाया गया था। इसी पीएसए को इन्होंने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उमर अब्दुल्ला ने और महबूबा जी ने या मुफ्ती साहब ने अवाम के यूथ के ऊपर लगाया। स्टोन पेल्टिंग में वही पीएसए लगाया जो कभी कभार शेख साहब के टाइम में टिम्बर डाकुओं के लिए, टिम्बर चोरों के लिए लगाया था। तो ये सब जो भी गलतियां यहाँ पर हुई है वो इन गवर्नमेंटों ने की है। इनको तो आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी बॉडी, नेदर आई एम एडवोकेटिंग फॉर एनी पार्टी, बट द थिंग इसकी जो गलतियां, जो कुछ भी यहाँ कत्ल गारत हो, वो तो आपकी जिम्मेदार ये लोग हैं, आप कह रहे हैं। यस एब्सोल्युटली। एक चीज यहाँ पर हुई है जो अभी हम लोगों से बात करके महसूस कर रहे हैं, आज जिस बात की जानकारी मिली है बड़ी खतरनाक तरीके से उसको देखा जा रहा है, और वो ये है कि यंगस्टर्स के अंदर, यूथ के अंदर ड्रग्स का जो है ना, वो है कंजप्शन का, वो मामला लगातार बढ़ रहा है। बहुत सारे रैकेट काम कर रहे हैं, उसको कैसे एड्रेस करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, हम तो कहते हैं, मैं खुलकर आपके माध्यम से भी कहता हूँ, और आपके हमारे यहाँ पर छोटे भाई जो इमरान साहब आपके यहाँ पर है, मैंने तो पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट में एंटी ड्रग मूवमेंट चलाई है। मैं तो पूरा आगे भी चलाया हूँ, आगे भी चलाऊंगा, और पहले भी मैंने चलाया। मैं पिछले 4 साल से इस पर काम कर रहा हूँ। लेकिन दिक्कत वहाँ पर आती है जब मेन पॉलिटिकल पार्टीज इनको पैट्रोनाइज कर रही है। अभी इलेक्शन स्टार्ट हो गया तो आप देखिए, मेरे अपने हवा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए, जो सब ड्रग वाले हैं वो सब एक पर्टिकुलर मैडम के साथ में घूम रहे हैं या पर्टिकुलर पार्टी के साथ में घूम रहे हैं, चाहे वो सेंटर की पार्टी हो या कोई भी हो। एक ड्रग एडिक्ट को आप लोग 2 PSO दोगे या गाड़ी दोगे तो कैसे आपको वो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, आपकी पार्टी को एक्सेप्ट करेगी? दीज आर सच थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी चेक्ड प्रॉपर्ली, चाहे कोई भी हो। ड्रग माफिया को अगर आप एंटरटेन करते हो, मेरे हिसाब से अगर किसी को फांसी देनी चाहे तो ड्रग वाले को फांसी दो जो ये ड्रग बेचता है। ये तो जहर दे रहा है यूथ को। यहाँ अगर कोई दूसरी लाइन में पहले था, वो अकेला होता था, बिल्कुल मरता था अकेला, जीता भी था अकेला, जिंदा भी हफ्ता 10 दिन 15 दिन 6 महीने जिंदा रहता अकेला, हंगामा करता था अकेला। लेकिन एक ड्रग का लड़का, एक यूथ नौजवान जो ड्रग में फंस जाता है, वो पूरी सोसाइटी को खत्म कर रहा है, पूरी सोसाइटी को खा रहा है। और यही हमारा फ्यूचर है। यही फ्यूचर अगर खत्म होगा तो कश्मीर कहाँ चला जाएगा? ये लोगों को सोचना है, ये लोगों को देखना है। इसमें कौन रोल जो है वो कौन लोग हैं या कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं जिनको रोल अपना अदा करना चाहिए? हर एक को। हम लोग इसमें ये नहीं कह सकते सिविल सोसाइटी, मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ, पॉलिटिकल पार्टी को चलाता हूँ, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मोहल्ला प्रेसिडेंटों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मौलवीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मस्जिद शरीफ में नमाज अदा करते हैं, वाज बोलते हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सब चीज़ों को। पेरेंट्स की कुछ हद तक रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ हद नहीं, बहुत ज्यादा रोल पेरेंट का देखना चाहिए उनको, बच्चों का कि बच्चा कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन अब जब से मोबाइल का ज्यादा एक्टिवेशन हो गया, हकीकत में पेरेंट्स कुछ हद तक बच्चों के बीच में गैप बहुत आ गई। मैं गुजारिश करूंगा सभी पेरेंट्स को आपके माध्यम से, अपने बच्चों को टाइम दे दीजिए। कम से कम 12वीं तक जो बच्चा है उसको अपने साथ आधा घंटा 1 घंटा टाइम, जैसे पहले आपके साथ आपके पेरेंट्स ने टाइम दिए, वो टाइम आप अपने बच्चों को दे दीजिए। मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलिए। एब्सोल्युटली, जो वो गैप आती है हम सब, क्योंकि मैं भी बैठूंगा तो मैं भी अपने मोबाइल में लगूंगा, मेरी बीवी अपने मोबाइल में लगेगी, मेरा बच्चा अपने मोबाइल में लगा, किसी को नहीं पता है वो किसके साथ लगी है, ये किसके साथ लगा है मेरा बच्चा। तो दीज आर सच टाइप ऑफ थिंग्स जिसको हम ओपनली शेयर कर, देख बेटा मैंने क्या देखा, देख बेटा मैं क्या, उसकी माँ भी यही बात करनी चाहिए, बाप भी बात करें, बेटा भी। सो दीज आर सच टाइप ऑफ थिंग्स जो हमारे को आपस में जोड़ेगा, हमारे प्यार मोहब्बत को उभारेगा वापस, और उसी से हमें पता लगेगा कि मेरा बच्चा सही जा रहा है, गलत जा रहा है। और ड्रग माफिया का इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, और उनका कंट्रोल रहता है छोटे इनोसेंट बच्चों के ऊपर। जो बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर ड्रग माफिया का चेक उतना कंट्रोल नहीं रहता है जितना इन सब चीज़ों में रहता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखने की ज़रूरत है। और ये हर एक शहरी जो
जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर में रहता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये देखे अगर कोई भी कहीं पर भी ड्रग, और उसके साथ में जितने पॉलिटिकल पार्टीज की पार्टियों में कोई भी ड्रग बेचने वाला है, मैं सब कश्मीर के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ उस पार्टी को बाहर करिए, चाहे वो कितनी बड़ी पार्टी हो, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट में आपकी रीजनल पार्टी हो। अगर उसने ड्रग माफिया को, ड्रग बेचने वाले को समर्थन सपोर्ट किया, उसके साथ में खड़ा रहा, उसके इसमें वो तो समझिए कि पैट्रेनेज अगर उसने उसको किया, उस पार्टी को बाहर करिए, क्योंकि आज आपको उसको वोट डालने में आसानी लगेगी, लेकिन कल जब बच्चा आपका भी उसमें खत्म हो जाएगा तब आपको एहसास होगा कि भाई ये मोहल्ले का बच्चा नहीं है, कल मोहल्ले का बच्चा था, आज मेरा अपना बच्चा है। तो वो मोहल्ले को, सोसाइटी को, कश्मीर के फ्यूचर को बचाने के लिए ड्रग माफिया को लात मारना जरूरी है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का पैट्रोनेज भी हो। और सभी नेशनल स्टेट प्रेसिडेंटों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस जिस पार्टी में जहाँ जहाँ पर ड्रग माफिया के लोग हैं, उनको मेहरबानी करके बाहर करिए, उनको पैट्रोनेज मत करिए, जिससे हम सबको तकलीफ है। कल आपको भी परिवार में तकलीफ होगी, आज सोसाइटी में तकलीफ है। इन लोगों को मेहरबानी करके पैट्रोनेज, ये वोट नहीं दे पाएंगे, ना इनको देखकर कोई आपको वोट देगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये कि क्या रोल RLJP का रहने वाला है, आपका रहने वाला है 8 अक्टूबर के बाद? ऑफ कोर्स हमारी पार्टी देखिए 2000 से कश्मीर में काम कर, जब पीक मिलिटेंसी थी तब भी मैं यहाँ घूमता था, तब भी काम करता था। और ऑनेस्टली मेरे को कश्मीर के लोगों से, आउट ऑफ ऑल कास्ट, क्रीड एंड कल्चर, हर एक ने बहुत प्यार दिया। तभी मैंने संजय सराफ एज कश्मीरी पंडित सर्वाइव किया कश्मीर में, कि एक जहाँ कश्मीरी पंडित भाई सब हकीकत में विस्थापित होकर बेचारे निकल गए और हम खाली यहाँ ज़मीन पर काम करते रहे। और सबको एहसास था कि ये काम कर रहे हैं हमारी सिविल सोसाइटी के साथ, हम लोगों के साथ। हम तो चाहते हैं कि बाग वही खूबसूरत रखता है जिस बाग में हर एक फूल खिलेगा। मैं तो अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए भी आपके माध्यम से एक और मैसेज देना चाहता हूँ, हमें और कंडीसिव एटमॉस्फेयर में वेट नहीं करने की ज़रूरत है, वो भी अपने परिवार में आ जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके पास अपना प्लॉट है, मकान है, उसको रिनोवेट करने में मदद करे, जिसके पास नहीं है उसको 2 मरले 3 मरले देकर वापस बसाने का काम करे। तभी रिवाइवल होगा, तभी रिटर्न रिहेबिलिटेशन पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी और कश्मीर और खूबसूरत लगेगा। क्योंकि कश्मीर में, लास्ट में मैं ये आपके माध्यम से ये मैसेज दे दूंगा, आपके मीडिया के माध्यम से, कि कश्मीर में हर एक कश्मीरी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ शिवरात्रि होती है, मुसलमान भाई उसके साथ में सेलिब्रेट करते हैं, इनके यहाँ ईद होती है, हम आपस में करते हैं। दशहरा, जन्माष्टमी मैंने सड़क पर स्टार्ट किया, 2004 से मैंने स्टार्ट किया। ऑनेस्टली उस वक्त मेजॉरिटी कम्युनिटी मेरे साथ में थी, हमने एक बार स्टार्ट किया, अब आज भी हम इनकी तरह जाते हैं फंक्शन को देखने के लिए। तो हम आपस में बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर अगर हमारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, मैं अब इसको बोलना नहीं चाहता था, अब खुलकर बोलूँ, हम सब पॉलिटिकल लोगों की वजह से ये गैप आई है कश्मीरी पंडित और मुस्लिम में, कश्मीरियात में थोड़ी सी गैप, थोड़ी सी क्या बहुत बड़ी गैप आई थी, अब कुछ हद तक क्लोज हो रहे हैं। और मैं परमात्मा से भी, अल्लाह ताला से भी, लॉर्ड जीसस से भी, ग्रंथ साहब के यहाँ से भी गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अब ये परिवार वापस जुड़े और ये बाग फिर उसी तरीके से खूबसूरत बाग दिखे, जहाँ लगे कि माली उसी बाग का ईमानदार होता है जिस बाग में हर एक फूल खिलता है। बिल्कुल सही है, और इसको जन्नत भी कहा जाता है, जाहिर तौर पर कहते हैं जन्नत कि है। अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है। इस जन्नत में जब ये बाग भी खिलेगा तो फिर दिखेगा कि हर एक फूल खिल रहा है जन्नत। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया।